हेलो सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में। करेंटली ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 44% नीचे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये स्टॉक इतना क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, क्या हमें इसको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में हम CDSL को टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने वाले हैं और इस बात के कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्या आपको CDSL में कोई ट्रेड बनाने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस से है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के कोई CDSL में बाय या सेल प्लान करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। सबसे पहले हम CDSL के पूरे बिजनेस को समझते हैं और CDSL का पूरा बिजनेस आपको तभी समझ में आएगा जब आप CDSL के साथ साथ CVL, CIRL और CCRL के बिजनेस को समझो, जो कि CDSL की सब्सिडरीज हैं। देखो, CVL का फुल फॉर्म है CDSL वेंचर्स लिमिटेड, जिसकी 100% होल्डिंग CDSL के पास है। CIRL का फुल फॉर्म है CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और जिसकी 54.25% की होल्डिंग CDSL के पास है। CCRL का फुल फॉर्म है CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड और इसकी 52% की होल्डिंग CDSL के पास है। अब एक एक करके हम लोग इन सारे बिजनेस के बिजनेस मॉडल को देखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से ये सारे बिजनेसेस पैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि CVL क्या करता है पैसे बनाने के लिए। तो देखो दोस्त, CVL का मेन काम है KYC वेरिफिकेशन करना ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो किसी इंसान को अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है जीरोधा पे, तो क्या जीरोधा बिना आपका KYC किए आपका अकाउंट ओपन करेगा? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। तो ये जो KYC वाला काम है, जीरोधा इस काम को खुद ना करके CVL को दे दिया है और जितनी बार जीरोधा के लिए CVL किसी का KYC करेगा उसके हिसाब से जीरोधा उनको पेमेंट कर देगा। अगर हम CIRL के बिजनेस की बात करें तो इनका मेन काम है इंश्योरेंस की पॉलिसीज को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज से 15 साल पहले LIC की अगर आप कोई पॉलिसी बाई करते तो LIC आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी वाले देता ना, वो पेपर फॉर्मेट में होता। अगर आपसे वो पेपर्स गुम हो गए तो जो पॉलिसी होल्डर है उसको भी प्रॉब्लम होती है और जो LIC है उसको भी प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है CIRL और CIRL LIC से बोलता है कि देखो, ये जो आप फिजिकल कॉपीज दे रहे हो, इससे बेहतर ये है कि मैं आपके लिए इन कॉपीज को डिजिटली स्टोर करके रख लेता हूँ। आप भी इन डेटा को मेंटेन करोगे तो एक बंदा आपका भी लगेगा, सैलरी आप उसको भी दोगे। उससे बेहतर है आप वही पैसा मुझे दे दो और ये काम मैं आपके लिए इजी कर दूंगा। अगर हम बात करें CCRL की, तो CCRL का मेन काम है कमोडिटीज का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने का। CCRL, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अगर हम बात करें CDSL की, जो कि इन तीनों ही सब्सिडरीज की पेरेंट कंपनी है, इनका मेन काम है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्मेट में स्टोर करके रखने का। नाउ आई नो ये कुछ ज्यादा ही ब्रीफ हो गया, तो हम इन सारे ही बिजनेसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे CVL से। देखो दोस्त, CVL का जो मेन काम है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से क्विकली ब्रीफ कर देता हूं। जब भी कोई नया इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसे एक अकाउंट ओपन करना होगा। इस अकाउंट को जब आप ओपन करोगे तो आपको एक KYC करना पड़ेगा। इस KYC वाले ही काम को CVL करता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं कि CVL पैसे कैसे बनाता है। तो देखो, इनका पहला सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है eKYC करके लोग जो पैसे बनाते हैं। दूसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है म्यूचुअल फंड हाउसेज एंड ब्रोकर्स के लिए ये लोग जो KYC वाला काम कर दे रहे हैं, वहां से कुछ इनकम आ जाता है। साथ ही साथ जितनी बार KYC में कोई मॉडिफिकेशन या अपडेट आप करोगे उतनी बार ये लोग ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड हाउसेज से चार्ज करते हैं। साथ ही साथ फ्रॉड प्रिवेंशन एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी ये लोग एक अमाउंट चार्ज करते हैं। तो आई होप आपको CVL का पूरा बिजनेस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप बात करोगे तो देखो CVL की कमाई का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा KYC होगा ये लोग उतना ज्यादा कमाएंगे। लेकिन फिलहाल में जो सेबी है ना, वो लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक यूनिफाइड KYC का सिस्टम लेके आया जाए और अगर ऐसा होता है तो CVL के बिजनेस में हमें एक अच्छा खासा डेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा है CIRL। तो देखो, CIRL का जो मेन बिजनेस है वो है इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने की सुविधा देना। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसा देखोगे कि फिलहाल में 46 इंश्योरेंस की कंपनीज ऑलरेडी CIRL के साथ जुड़ चुकी हैं और CIRL उनके लिए उनके पॉलिसीज को डिजिटली स्टोर करता है। अगर हम CIRL के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो पहला इनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है ई-इंश्योरेंस अकाउंट की ओपनिंग की। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हो, जब भी कोई नया कस्टमर अपनी पॉलिसी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा ना, तो उसको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसे हम बोलते हैं ई-इंश्योरेंस अकाउंट, और इसकी एक ओपनिंग फी लगती है। तो बेसिकली ये जो ओपनिंग फी है वो इंश्योरेंस कंपनी CIRL को पे करेगी अपने कस्टमर के बिहाफ पे। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम CIRL के लिए हो जाता है एनुअल मेंटेनेंस की फी
और तीसरा हो जाता है अगर आप कोई भी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन करते हो या फिर नॉमिनी में कोई अपडेट करते हो तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से CIRL एक फी चार्ज करता है। साथ ही साथ अगर कोई नई पॉलिसी बिकती है और उसे भी इनको डिजिटली स्टोर करना पड़ा तो बेसिकली जितनी बार नई पॉलिसीज बिकेंगी उतनी बार ये लोग एक फी चार्ज करेंगे उस इंश्योरेंस कंपनी से। वही यहाँ चौथे जगह पे मैंने मेंशन करा हुआ है। सो इन सिंपल वर्ड्स आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि अगर आने वाले फ्यूचर में ये जो पेपर वाले काम इंश्योरेंस कंपनी में पूरी तरह से बंद होता है और हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी को डिजिटली ही स्टोर किया जाने लगा तो वहां पे CIRL अच्छा खासा पैसा बनाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं CCRL की और CCRL के बिजनेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक किसान है जिसका नाम है रवि, इसके पास 50 क्विंटल गेहूं है। रवि सोच रहा है जब तक गेहूं के रेट ऊपर नहीं जाते हैं तब तक इस गेहूं को मैं स्टोर कर लेता हूँ। रवि एक वेयर हाउस में गया और जाकर वहां बोलते हैं भैया मेरे पास 50 क्विंटल गेहूं है, उसे यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ। उसको बताया गया कि 220 नंबर का कमरा खाली है, वहां पे जाओ, अपना माल डाल दो और बाहर आना तो हमसे पर्ची ले लेना। जैसे ही रवि बाहर आया, काउंटर पे एक बंदा बैठा था, उसने बेसिकली एक उनको रिसीट दी जिसे हम बोलेंगे वेयर हाउस रिसीट। इस रिसीट में ये लिखा होगा कि 220 नंबर कमरे में जो भी माल पड़ा हुआ है वो रवि को बिलोंग करता है। अब ये जो रिसीट जनरेट की गई इसको डिजिटली जो स्टोर करने का काम है ना वो CCRL के ही थ्रू किया जा रहा है। इस EWR रिसीट पे ही आप बैंक से इवन लोन तक ले सकते हो। सो आई होप सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझ में आया कि CCRL का काम क्या है। वो जो वेयर हाउस वाली रिसीट जनरेट की गई ना उस चीज को डिजिटली स्टोर करने का काम CCRL कर रहा है। अगर हम CCRL के सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो पहला सोर्स ऑफ इनकम इनका हो जाता है कि जो वेयर हाउस रिसीट ये लोग जनरेट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, वहां से एक फी ये लोग कमा लेते हैं। EMC के कुछ चार्जेस ये लोग लेते हैं, वहां से इनका दूसरा कमाई हो जाता है। जैसे ही आप कोई प्लेजिंग करते हो या फिर लोन लेते हो ना तो उससे भी इनको एक प्रोसेसिंग फी आता है। ना देखो अगर मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे शुद्ध हिंदी में बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस PPT का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। अगला कमोडिटी की ट्रेडिंग करते हो, वहां से इनको एक फी आ जाती है एंड डेटा एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज के थ्रू भी इनको एक फी देखने को मिल जाता है। सो आई होप आपको इनके तीनों ही जो सब्सिडरीज हैं उनके बिजनेसेस समझ में आए। अब हम बात करते हैं CDSL की और CDSL कैसे पैसे बनाता है। तो देखो CDSL के 4 मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन चार्जेस के थ्रू। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो, जितनी बार कोई इन्वेस्टर किसी शेयर को खरीदता या बेचता है तो वो CDSL के डिपॉजिटरी अकाउंट्स में आता है या फिर डिपॉजिटरी से निकाला जाता है, जिसके लिए CDSL आपसे हर बार एक छोटा सा फी चार्ज करेगा। लोग जितने ज्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ज्यादा CDSL की कमाई। CDSL का दूसरा रेवेन्यू सोर्स है एनुअल इश्यूर चार्जेस के थ्रू। तो ये वो चार्जेस होते हैं जो कंपनीज पे करते हैं CDSL को। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो कि जो भी कंपनी आपको मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है उन सब में मैंडेटरी है कि उनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में रखे जाएं। CDSL इसी काम को करता है। अब क्योंकि ये शेयर्स हर साल डीमैट फॉर्म में CDSL को स्टोर करना पड़ेगा, इसी वजह से CDSL हर साल इन कंपनी से एक फी चार्ज करता है और इसी चार्ज को एनुअल इश्यूर चार्ज कहते हैं। CDSL का तीसरा रेवेन्यू का सोर्स है IPO हैंडलिंग चार्जेस के थ्रू। तो सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो, जब कोई कंपनी प्राइवेट होती है तो उनके शेयर्स मटेरियलाइज फॉर्म में रह सकते हैं। जैसे ही हमारे मार्केट में आती है उन सारे शेयर्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है डीमैट फॉर्म में, जिसकी वजह से CDSL उन कंपनी से एक फिक्स चार्ज लेगी। अगर हम अगले रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो वो है ई-वोटिंग की सर्विसेज। सिंपल लैंग्वेज में आप यूं समझ सकते हो दोस्त कि कंपनीज को जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो बोनस शेयर देना है, शेयर स्प्लिट करना है, डिविडेंड देना है, तो उस केस में वो लोग वोटिंग करवाते हैं शेयर होल्डर से। ये जो वोटिंग वाला काम है ये भी CDSL देखता है और ये CDSL के ही ई-वोटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। इसके लिए भी CDSL एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करता है उन कंपनी से जिनके लिए भी ये वोटिंग वाला काम वो करेगा। सो मुझे CDSL के अगर सारे रेवेन्यू सोर्सेज को समराइज करना होगा तो आप यूं समझ सकते हो कि एक इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है ट्रांजैक्शन चार्ज, दूसरा है एनुअल इश्यूर फी, तीसरा है IPO हैंडलिंग फी एंड चौथा है ई-वोटिंग की फी। आई होप आपको इनके तीनों सब्सिडरीज और CDSL का भी बिजनेस पूरी तरह से समझ में आया। अब हम जरा ये देखते हैं कि किस सेगमेंट से हमें कितने % का रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप अपने एंड से भी इस चीज को क्रॉस चेक कर लेना। देखो CDSL की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आता है। जो CVL है वहां से 15 से 20% का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और CIRL एंड CCRL से 5 से 7% का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। मोटा मोटा आप कह सकते हो CVL एंड CDSL से ही हमें मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखने को मिलता है। नाउ ये तो बात रही कि अभी तक इनकी सब्सिडरीज या फिर CDSL कैसे पैसे बनाती है। इन सबको छोड़ के मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्यूचर में 2 और सोर्स ऑफ इनकम इनके पास बहुत ही स्ट्रांग हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं।
पहला है, अगर हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स को पूरी तरह से डीमेटेरियलाइज करने का कोई सर्कुलर आ जाता है तो सीडीएसएल काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाएगा। और दूसरा, अगर जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज है ना उनमें मैंडेटरी कर दिया जाए कि इनको डीमेट फॉर्म में ही आपको रखना पड़ेगा, तो वहां पे भी सीडीएसएल बहुत अच्छा खासा पैसा बनाएगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड को लेने के आपके पास दो तरीके होते हैं। उन दो तरीकों में से एक तो है, जैसे मान लो आपको कोई एसबीआई का म्यूचुअल फंड लेना है तो डायरेक्ट एसबीआई के साइट पे जाओगे और जाके ले लोगे, या फिर आप कॉइन बाई जीरोधा का कॉइन आता है उसको डाउनलोड करके वहां पे बाई कर लो, या फिर ग्रो पे भी जाके बाई कर सकते हो एक्सेट्रा। इन दोनों में जो डिफरेंसेस होते हैं ना उस चीज को मैं एक बार आपको हाईलाइट करता हूं। तो देखो, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को मिलने के दो तरीके हैं, एक है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू और दूसरा होता है डीमेट मोड में। अभी भी फिलहाल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज इस वाले में ही म्यूचुअल फंड्स को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोग यहीं से बाई करते हैं। रीजन भी, यहाँ पे जब रहेगा तो कोई भी सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल आपसे कोई फी चार्ज नहीं करेगा। वेयर जैसे ही डीमेट मोड में आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बाई करने लगते हो तो वहां पे आपको एक डीमेट का चार्ज देना पड़ेगा। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि लोगों को आसान चीजें पसंद है। अगर आप इस डीमेट मोड वाले की बात करोगे ना तो ये आपको हैंडी बहुत है, बहुत ईजी है, और लोगों को 20 रुपये देना पड़ेगा तो लोग, मुझे लगता है कि 20 रुपये दे लेंगे, लेकिन वो बोलेंगे यार इस पूरे प्रोसेस को तुम इजी बनाओ। ठीक ऐसे ही अगर हम इंश्योरेंस वाले सेगमेंट की बात करें तो वहां पे भी ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में आप सोच के देखो कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने कोई पॉलिसी बाय किया और उसमें आपको कोई एक पेपर दिया गया है जिसको आप 10 सालों तक कैरी करोगे, इट्स वेरी टफ। आप चाहोगे कि ये मुझे एक अकाउंट में दे दो यार, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, पड़ा रहेगा, मुझे बस एक आईडी पासवर्ड डालना है, वहां से मेरी पॉलिसी तुरंत एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। सो अभी फिलहाल में तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको डीमेट फॉर्म में ही अपने इंश्योरेंस की पॉलिसीज को देना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस की कंपनीज ऑलरेडी इस वाले मॉडल पे शिफ्ट हो रही हैं और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से डिजिटलाइजेशन आगे जा रहा है ये होना बड़ी ही आम बात होगी। फिलहाल में अगर आप बात करोगे तो सीडीएसएल की सीआईआरएल वाली जो सब्सिडरी है ना, इनके सर्विसेज कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनीज लेते हैं, तो आई गेस Q1 या Q2, अभी हम आगे बढ़ेंगे, Q1 के कॉन कॉल में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि 46 इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी इनके साथ जुड़ चुकी हैं, जिनमें लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज शामिल हैं। कुछ कंपनीज के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलआईसी, बजाज एलियांज, बिरला सन लाइफ, श्रीराम लाइफ एंड इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सारे वो मेजर इंश्योरेंस की कंपनीज है जो ऑलरेडी डिजिटल वाले फॉर्म में अपने पॉलिसीज को स्टोर कर रही हैं। इससे फायदा दोनों लोगों को है, कंपनीज को भी है और इनके कस्टमर्स को भी है। सो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक की इस वीडियो को देख के आपको ये समझ में आ रहा है कि सीडीएसएल और उनके सब्सिडरीज का पूरा बिजनेस क्या है और ये लोग पैसे कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मोड की। सबसे पहला मोड है लाइसेंसेस। सो बेसिकली सीडीएसएल जैसी कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए आपको जो लाइसेंसेस चाहिए वो इतनी इजीली नहीं मिलने को है। दूसरा मोड मैंने डाला है कैपिटल। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई 2-4 करोड़ रुपए लेके आएगा और वो सीडीएसएल जैसी कंपनीज को स्टार्ट करता है। एटलीस्ट आपको 100, 150, 200 करोड़ के फंड की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम तीसरे वाले इनके मोड की बात करें तो वो है स्विचिंग कॉस्ट। ये बहुत हाई है और इस चीज को हम थोड़ा और समझते हैं। देखो, अगर आपने इंडिया मार्ट वाली वीडियो देखी है तो इंडिया मार्ट को कोई क्यों बीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। वो लोग मार्केट ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। अगर कोई बंदा अभी पे आता भी है ना तो उसे लगभग बड़े लंबे समय तक एक लॉस झेलना पड़ेगा, उसके बाद से वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगा। सेम इज द केस विद एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। अगर कोई सीडीएसएल को बीट करने के लिए मान लो एक तीसरा प्लेयर कल पे आ भी जाता है मार्केट में, तो ये लोग ऑलरेडी पहली बात तो उसमें मार्केट एक्वायर कर चुके हैं। दूसरी, आप सोच के देखो, जीरोधा अगर सीडीएसएल के साथ ऑलरेडी टाई अप में है, अब जीरोधा अगर चाहेगा कि मैं सीडीएसएल को छोड़ के उस तीसरे डिपॉजिटरी के साथ भी जाऊंगा तो जो स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है। जितने बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी जीरोधा के साथ अकाउंट ओपन कर दिया है, जिनका ऑटोमेटिक डिपॉजिटरी जो है वो सीडीएसएल के साथ ओपन हो चुका है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो स्विचिंग कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मेरे हिसाब से जीरोधा चाह के, मतलब कोशिश यही करेगा कि यार सीडीएसएल के पास इसी के पास बने रहते हैं ना, सब कुछ ठीक तो है। अब हम बात करते हैं कि सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस में हमें इतना बड़ा करेक्शन क्यों देखने को मिला। तो देखो, उसके तो वैसे 3-4 मेजर रीजन है, लेकिन अगर एक लाइन में मुझे आपको समरी देना हो तो आप ये कह सकते हो, सीडीएसएल से जो फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड था उसको सीडीएसएल ने मीट नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हमें पनिशमेंट देखने को मिल रहा है सीडीएसएल में। लेकिन फिर भी कुछ मेजर पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन है वो है कि जो नए डीमेट के अकाउंट ओपन हो रहे थे उनके ग्रोथ में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इसका एक मेजर रीजन ये है कि जब मार्केट इन जनरल ही गिर रहा होता है ना तो उस समय पे कम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप इनके Q3 कॉन कॉल की भी बात करोगे तो वहां पे मैनेजमेंट ने भी इस लाइन को हाईलाइट किया था। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो
द ट्रांजेक्शन मेकिंग एबिलिटी इन बुल मार्केट इज फार हायर एज कंपेयर टू अ बेयर मार्केट। फिलहाल आप मार्केट देख रहे हो किस तरीके से लगातार गिरता चला जा रहा है। ऐसे समय पे अगर आप किसी से भी बोलोगे ना मार्केट में पैसे डाल दो, तो लोग हिचकते हैं, जबकि करना यही वाला सही होता है। जब मार्केट गिरे तो पैसे डालो, और जब मार्केट ऊपर में जाए तो शेयर्स को बेच के आप निकलने के बारे में सोचो। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस में हमें फॉल देखने को मिला, वो ये है कि सेबी पुश कर रहा है एक यूनिफाइड केवाईसी सिस्टम के लिए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में सीडीएसएल का जो सीवीएल वाला बिजनेस सेगमेंट है ना, वहां पे हमें एक हिट देखने को मिलेगा। तीसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से सीडीएसएल के शेयर प्राइसेस में हमें फॉल देखने को मिल रहा है, वो है कि जो ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू था ना, उसमें हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल में अगर आप बात करोगे तो मार्केट की वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग ट्रेड कम कर रहे हैं, और लोग अगर ट्रेड कम करेंगे तो सीडीएसएल की कमाई भी कम हो जाएगी। एक और मेजर रीजन जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो ये है कि जब मार्केट ओवरऑल प्रेशर में होता है, गिर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे शेयर्स को भी बेच के अपने पैसे को खाली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक सेलिंग का प्रेशर बन जाता है, और वो शेयर लगातार गिरता ही चला जाएगा। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें सीडीएसएल में इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के कॉन कॉल रिपोर्ट्स के की हाइलाइट्स की। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉन कॉल को गो थ्रू किया, और उनसे जो मेजर पॉइंट्स मुझे समझ में आए उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे Q1 2025 से। Q1 2025 के कॉन कॉल में कंपनी ने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंडिया में ओपन हुए हैं, वो 16 करोड़ वाले मार्क को भी सरपास कर गए हैं, और इस 16 करोड़ के अमाउंट का 77% अकाउंट सीडीएसएल के साथ ही ओपन किया गया है। दूसरा की हाईलाइट था कि इस कंपनी ने 46 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अभी फिलहाल में ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें लाइफ, हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस की कंपनी शामिल है, जिनका लिस्ट मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ। Q2 2025 के कॉन कॉल में कंपनी ने बताया कि टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 16 करोड़ से बढ़ के 17 करोड़ के नंबर को भी पार कर चुके हैं, और सीडीएसएल ने अकेले इन 2 क्वार्टर्स में Q1 एंड Q2 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन किए हैं, जिनमें से Q1 में इन्होंने लगभग 80 लाख अकाउंट ओपन करे, और Q2 में 1.2 करोड़ इन्होंने अकाउंट ओपन करे, जो कि सेम चीज आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। Q2 2025 की जो अगली हाईलाइट थी वो ये थी कि अगर आप एम्प्लॉय कॉस्ट को पढ़ोगे, तो क्योंकि ईयर एंड आ रहा था, तो वहां पे कुछ लोगों को अप्रेजल दिए गए, कुछ लोगों को बोनस दिया गया, और जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है ना, उसको भी थोड़ा बढ़ाया गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट में हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला। अगर हम Q3 2025 यानी कि रिसेंट वाले कॉन कॉल की बात करें, तो उसमें अगर आप देखोगे तो जितना इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स है ना, वो लगभग 18.5 करोड़ का जो मार्क है उसको पार कर चुके हैं, और 79% जो अकाउंट्स हैं वो सीडीएसएल के साथ ही ओपन किए गए हैं। अगर Q3 2025 की बात करें तो उसमें कंपनी ने लगभग 92 लाख डीमैट अकाउंट ओपन करे। अब हम बात करते हैं सीडीएसएल के क्लाइंट्स की, और उनका क्या कहना है सीडीएसएल के सर्विसेज के बारे में। तो देखो, अगर आप उनके क्लाइंट की लिस्ट में जाओगे तो उसमें जीरोधा आता है, ग्रो आता है, अप स्टॉक्स आता है, HDFC सिक्योरिटीज आता है, एंजल वन आता है, मोतीलाल ओसवाल आता है, और भी बहुत सारे नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। बॉटम लाइन ये है दोस्त, सबका रिव्यू 5 स्टार है, और मेरे हिसाब से यार एनुअल रिपोर्ट में आपको वही वाले रिव्यूज देखने को मिलेंगे जिन क्लाइंट्स का फीडबैक 5 स्टार रहा। नाउ एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने की ये है दोस्त, जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने ये देखा कि जो इंडिया में टोटल डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें 79% सीडीएसएल के साथ ही ओपन हुए हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मैक्सिमम डिस्काउंट ब्रोकर्स है ना, वो सीडीएसएल के साथ ही जुड़े हुए हैं, ना कि एनएसडीएल के साथ। उसका मेजर रीजन ये है, सीडीएसएल ज्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली है, मतलब जो डिपॉजिट आपको देना है सीडीएसएल के साथ जुड़ने में वो कम है इन कंपैरिजन टू एनएसडीएल। नाउ हियर कम्स द मेन क्वेश्चन, व्हाई आई एम बुलिश ऑन सीडीएसएल। तो पहला और सबसे मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं बुलिश हूं वो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है ना, वो बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है। देखो, अगर मैं आपको इस चीज को एक डेटा के थ्रू समझाऊं तो FY 2024 के एनुअल रिपोर्ट से ये स्क्रीनशॉट मैंने निकाले। कंपनी ने बताया 2005 में सीडीएसएल के साथ टोटल एक्टिव डीमैट अकाउंट्स सिर्फ 10 लाख थे। 2015 में ये नंबर बढ़ के हो गया 1 करोड़, यानी कि 10x का जंप, और 2024 में ये नंबर बढ़ के हो गया 11.56 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 11 टाइम्स का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप Q3 FY 2024-25 की बात करोगे तो ये नंबर यहाँ से फर्दर बढ़ के हो गया 18.5 करोड़। नाउ आई नो ये जो ग्रोथ है ये बहुत इंसेन है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले 10-20 सालों में इससे भी कहीं ज्यादा स्पीड से हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फील्ड कहने का मतलब है कि जो डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उनमें और भी ज्यादा स्पीड से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और मार्केट में जितने ज्यादा अकाउंट्स खुलेंगे सीडीएसएल की कमाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मेजर रीजन जिसकी वजह से सीडीएसएल पे मैं काफी बुलिश हूँ वो ये है कि मार्केट में डुओपोली है,
यानी कि पूरे मार्केट में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं ये ऐसी सर्विसेज को देने के लिए, या तो CDSL या तो NSDL, और उस पे भी इनके पास मार्जिन जो है वो काफ़ी हाई है। लगभग 60% के मार्जिन पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। अभी जब हम स्क्रीनर पे आएंगे तो इस मार्जिन वाले सेगमेंट पे हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। CDSL का तीसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि नए हमें रेवेन्यू के स्ट्रीम्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी जो ई-वोटिंग से पैसे बना रही है, या फिर ई-इंश्योरेंस वाले से, या फिर ई-KYC कर दे रही है, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यहाँ से हमें ठीक ठाक रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिले। CDSL का चौथा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि मार्केट में फिलहाल में ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है। अगर आप इन जनरल भी बात करोगे ना, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो गई है इंडिया में। अगर ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी दोनों ऊपर जाते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको स्विच करूंगा स्क्रीनर पे और वहां पे आके कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को देखते हैं और एक बार टेक्निकल एनालिसिस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं। आज के दिन पे CDSL बंद हुआ है 1108 रुपए पे और फिलहाल में इस स्टॉक का पीई चल रहा है 41.7 पे। अगर हम पिछले 5 साल की पीई देखें तो वो है 45.8 पे। तो आप कह सकते हैं पिछले 5 साल के मीडियन पीई से ये कंपनी अभी फिलहाल में नीचे ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रही है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 40% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है। अगर आप ग्रोथ की बात करोगे तो पिछले 5 सालों में EPS में ग्रोथ हमें 30% का देखने को मिला और पिछले 3 सालों में EPS में हमें ग्रोथ 28% का देखने को मिला। सो नंबर्स मेरे हिसाब से चाहे आप कोई से भी देख लो, हमें इनसे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपको इनके बैलेंस शीट पे लेके आऊंगा तो ये कंपनी लिटरली 0 डेट में बैठी हुई है। यहाँ पे अगर आप बोरोइंग वाले सेक्शन में देखोगे तो देखो 1 करोड़ का हमें एक अमाउंट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो वो भी 1 करोड़ का जो डेट आ रहा है वो लीज की लाइबिलिटी है। अगर आपको अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट पता है तो देखो इसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 करोड़ दिखाना पड़ रहा है। वैसे ये कोई बोरोइंग नहीं है, अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट की वजह से हमें लीज लाइबिलिटी को बोरोइंग वाले सेक्शन में दिखाना पड़ता है। अगर आप रिजर्व्स की बात करोगे तो कंपनी लगभग 1300 करोड़ रुपए अपने पास रख के बैठी है। प्रॉपर कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लो में भी हमें कैश आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छे पैसे बना रही है। अगर आप मार्जिन की बात करो तो देखो 60% के मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। 2021 में 62% का मार्जिन था, 2022 में 66, 2023 में 57, 2024 में 60% का, और फिलहाल में अगर आप TTM बेसिस पे भी बात करोगे तो 60% के मार्जिन पे कंपनी बैठी हुई है। तो दोस्त बॉटम लाइन ये है कि जिस लेवल तक जाके मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख पाता हूँ, I would love to own this company, but the problem is कि इसके अभी पे जो चार्ट चल रहे हैं ना उस पे ये कंपनी लगातार बस गिरे ही जा रही है। एक बार हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या इसमें हमें कोई ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकते हैं या फिर नहीं। फिलहाल में अगर आप बात करोगे ना, देखो ये कंपनी लगातार गिरते चली जा रही है। अगर मैं डेली कैंडल्स पे दिखाऊंगा ना तो चीजें हो सकती है आपको थोड़ी केओटिक लगे, तो मैं 1 सेकंड के लिए यहाँ पे वीकली वाले में इसको शिफ्ट करता हूँ। आप में से कोई भी अगर इसमें ट्रेड बनाने के बारे में सोच रहा है तो 1-2 डिस्क्लेमर मैं पहले वही थ्रो करता हूँ। मैं आपको कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई CDSL मेरे घर की कंपनी नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ आप जाओ इसको खरीद लो। मैं सिंपल आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। इस सारी चीजों को मैं डिलीट करता हूँ। देखो दोस्त, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो इस स्टॉक में एक रैली आई, ये थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद से निकल गया। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक जब लगभग ये 820 वाले रेंज पे आता है ना तो यहाँ पे बाई करने का हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा। फिलहाल में ये बीच में खड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे लेते भी हो तो ऐसे कहाँ पे काट के निकलोगे, कुछ आइडिया ही नहीं है। यहाँ पे जब आ जाएगा तो हमें इतना तो पता है कि यार ये अगर 800 रुपये के नीचे गया तो हम इसको काट के निकल जाएंगे। 10-20 रुपये का एक एसएल है, उसके हिसाब से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। डिस्क्लेमर मैं फिर से दे रहा हूँ, मेरे कहने पे सीधा जाके बाय मत कर लेना। जिस रेट पे दिख रहा है उस पर भी अट्रैक्टिव है, बट अगर ये और नीचे आ रहा है तो हमारे लिए तो बेस्ट बाई हो जाएगा ना। और मार्केट जितने प्रेशर में दिख रहा है ये हमें आराम से 820-30 के रेट पे भी देखने को मिल सकता है। अगर मिल गया तो दी बेस्ट है, अदरवाइज हम इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अगर ये कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट दे रहा है तो हम इसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में जरूर सोचेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स अमेजिंग हैं। इसके पहले ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड वाले सिचुएशन में पहुंच गई थी। फिलहाल में मार्केट के पनिशमेंट की वजह से वैल्यूएशन थोड़े ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपको CDSL के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को कवर करूं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटायरली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।